बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, कभी खुशी कभी गम। T20 सीरीज पाकिस्तान 2-1 से जीता। ओडीआई सीरीज पहला मैच जीता, लेकिन दूसरा मैच जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारी है अपनी बॉलिंग की वजह से, ऑल तो बैटिंग भी बहुत ज़्यादा कोई अच्छी नहीं, लेकिन बॉलर्स जिन पर हमें बड़ा मान था और जिन कंडीशंस को हम समझ कर ये बॉलर्स लेकर गए थे, उन बॉलर्स ने दगा दे दिया और उन बॉलर्स जहां पर ज़रूरत पड़ी उन बॉलर्स ने वहां पर हाथ खड़े कर दिए, जिसमें हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी भी है, जिनको एक ओवर में 17 से ज़ायद रन लग गए। उसके बाद रईस कसर हसन अली और दीगर बॉलर्स ने पूरी कर दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये दूसरा ओडीआई मैच जो है डीएलएस मेथड के थ्रू वेस्ट इंडीज़ ने 5 विकेटों से पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। स्टार्ट ही कोई खास उस तरह से नहीं हुआ। साइम अयूब ने जिस तरह 23 रन की इनिंग्स खेली, अब्दुल्ला शफीक ने 26 रन की। अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम कल 0 पर ही बोल्ड हो गए और गेंद जो है वो उनके बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ा। बॉल आया, पैड को लगा और डायरेक्ट जो है वो स्टंप्स को हिट हो गया। उसके बाद रिजवान की कप्तानी, दो चीज़ों पर बड़ी तनकीद की जा रही है। एक रिजवान की कप्तानी को लेकर, दूसरा रिजवान की बैटिंग प्लेस को लेकर, बैटिंग ऑर्डर को लेकर। चौथे नंबर पर रिजवान खेल रहे हैं, लेकिन चौथी पोजीशन रिजवान की बनती नहीं है, वहां पर वो प्रेशर उस तरह से हैंडल नहीं कर पा रहे। और बहुत सारे डॉट्स जब खेले जाते हैं तो फिर जो है वो रिजवान मजीद स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। जब रिजवान स्ट्रगल करते तो फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान टीम जो है अब वो स्ट्रगल करती है, क्योंकि उनके बाद आना था हुसैन तलत, सलमान आगा, हसन नवाज ने, और इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की। हुसैन तलत ने दोबारा से परफॉर्म किया, हसन नवाज ने फिर से परफॉर्म किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 171 फॉर 7 पाकिस्तान जो है, और टारगेट दे दिया गया 180 प्लस का, जिसको 5 विकेटों के नुकसान पर वेस्ट इंडीज़ ने पूरा कर लिया। अब तमाम की तमाम उम्मीदें तीसरे वनडे पर लग गई हैं कि जनाब ये सीरीज भी 2-1 से पाकिस्तान नाम अपने कर ले, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है, एक स्ट्रीक चल रही है पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। गालिबन कोई 10 ऐसी सीरीज हुई हैं, 10 के अंदर बार सीरीज ऐसी हैं जो पाकिस्तान ने मुसलसल जीती हैं। तो ये अगर स्ट्रीक को कंटिन्यू करना है तो पाकिस्तान को ये तीसरा ओडीआई जो कि कल खेला जाना है वो जीतना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत से फ्लॉज नजर आए, वहीं पर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी ने वनडे क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। सिर्फ 65 वनडे मैचेस में 131 विकेटें मुकम्मल करनी है, लेकिन तनकीद करने वाले ये भी कहते हैं कि एक दफ़ा ज़रा याद करें कि वो विकेटें बॉलर्स की हैं या बैटर्स की हैं। क्या विनिंग कॉज के लिए वो विकेटें ली गई हैं, या फिर मैच हारे लेकिन विकेटें अपने खाते में डाल ली गई हैं? क्या वो विराट कोहली जैसे बैटर की है जहां पर टीम को जरूरत थी, या फिर वो टेल एंडर की विकेटें हैं? ज़्यादातर टेल एंडर्स की विकेट्स हैं, जब जहां पर आकर तमाम बैटर जो हैं वो बड़े हिट खेलने की कोशिश करते हैं, वो कैच आउट हो जाते हैं और वो विकेट भी शाहीन अफरीदी के खाते में पड़ जाती है। बहुत सारी तनकीद भी शाहीन अफरीदी पर हो रही है। इसके साथ साथ दूसरे हमारे फास्ट बॉलर नसीम शाह, ये एक मजीद एडवांस किस्म का पोस्टमार्टम होने जा रहा है इस सीरीज के बाद। और मेरा ख्याल अब वो जो एक नकवी साहब एक सर्जरी की बात किया करते थे, मेरा ख्याल एशिया कप से पहले जो है इनकी सर्जरी हो जाएगी। 25 का स्क्वाड है, दोबारा से नए चेहरे हमें देखने को मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि सलमान मिर्जा जो है वापस आ जाएंगे। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं, हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं, अहमद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम सलाम। अहमद साहब, डीएलएस मेथड के थ्रू 5 विकेट से वेस्ट इंडीज़ ने दूसरा वनडे जीत लिया। कभी खुशी कभी गम। मैंने स्टार्ट में कहा, पहला हम जीते, हमने कहा कि जनाब वही टीम वापस आ गई है, क्या कमाल हो गया। बाबर भी वापस, रन्स भी कर लिए, रिजवान ने 50 स्कोर कर ली, हसन नवाज जिनकी इंक्लूजन पर बड़ी तनकीद की जा रही थी वो आए हैं, उनका बल्ला चला, उन्होंने अच्छी खासी मेरे ख्याल 62 रन की इनिंग्स खेली। हुसैन तलत वापस लेके आए, उन्होंने बड़ा अच्छा खासा परफॉर्म किया। लेकिन फिर दूसरे वनडे में क्या हुआ? अच्छा, एक मेजर फैक्टर मुझे लगता है ये जो बीच में ब्रेक्स आती थी, 3 दफा मैच रोकना पड़ा, इससे आपका वो जो चल रहा होता है ना, रिदम में होते हैं आप, वो टूट जाता है। एक फैक्टर ये भी हो सकता है, आपको लगता है? जी यकीनन ये फैक्टर हो सकता है, लेकिन जाहिर है कि जिस पिच के ऊपर जिन कंडीशन में पाकिस्तान की टीम खेल रही थी, उन्हें वेस्ट इंडीज़ की टीम भी जाहिर है खेल रही थी, और उन्होंने कंडीशन को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर लिया। अब जो जिस पहले मैच का आपने हवाला दिया है, मेरा ये ख्याल है कि उस मैच को ही अगर हम गौर से देखें, गो के पाकिस्तान की टीम वो मैच जीत गई थी। उसमें हसन नवाज जो डेब्यूटेंट थे ओडीआई में, और हुसैन तलत जिनकी टीम में वापसी हो रही थी 6 साल बाद। 6 साल पहले उन्होंने एक ही मैच खेला था पाकिस्तान के लिए, उसके बाद से डोमेस्टिक में मुस्तकिल रन करते आए हैं, और अब उनको टीम में मौका मिला है। उन 2 लड़कों ने आके जो है वो मैच भी आपको निकाल दिया, जिसमें से आपकी टीम एक दफ़ा मुश्किल में फंस गई थी। अब उस मैच में अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने 280 रन करवा दिए वेस्ट इंडीज़ को, और वेस्ट इंडीज़ की जो बैटिंग ऑर्डर की जो टीम आपको नजर आती है, जो उनकी कैपेसिटी आपको नजर आती है, जो कंडीशंस आपको नजर आती हैं, आपको पता था कि वो स्पिन के अगेंस्ट वल्नरेबल हैं, तो आपने एक की बजाय 2 रेगुलर स्पिनर क्यों नहीं खिलाए? और अगर ये सारा कुछ होने के बाद भी आपने वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम को, जिसको 200-225 रन तक आपको महदूद रखना चाहिए था, उसको 280 रन आपने करवा दिए। आप वो मैच जीत गए एक ऐसे लड़के की वजह से जो डेब्यू कर रहा था, और एक ऐसा लड़का जो 6 साल बाद टीम में वापस आया था। तो जो आपके रेगुलर प्लेयर थे वो तो उस मैच में नाकाम रहे, वो चाहे बैटर हो चाहे बॉलर हो। अब दूसरे मैच में है,
दूसरे मैच में आपने वही सेम गलती की, आपने सुफियान मुकीम को बाहर बिठाकर अबरार को टीम में शामिल कर लिया, लेकिन आपके बॉलर तो वहां भी शॉर्ट थे। अब अगर आप T20 क्रिकेट को की तर्ज पर ओडीआई क्रिकेट खेलना चाहेंगे कि उसमें आप 3 बॉलर डाल रहे हैं, बाकी सारे ऑलराउंडर थोड़े थोड़े डाल रहे हैं, तो ओडीआई जरा लॉन्गर फॉर्मेट है। ओडीआई के अंदर इस तरह से नहीं होता है। इसमें आपको जो बॉलर्स चाहिए वो आपको 50 ओवर्स करवाने वाले नहीं चाहिए, वो आपको 10 आउट करने वाले चाहिए। यही स्ट्रैटेजी अपनाई थी पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर और साउथ अफ्रीका के अंदर, जहां पर आपने टीम्स को ऑल आउट किया भी था। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो टीम, जिस तरह से इस टीम की बिल्डअप हुई थी, जिस तरह से ये टीम खिलाई गई है, ये जो बॉलिंग लाइनअप था, इसको देख के ये लग रहा था कि शायद कोच के जहन में ये था कि इसी तरह 50 ओवर पूरे करवा दें, बस हमें 10 प्लेयर आउट नहीं करने हैं। उसका नतीजा ही ये निकला कि आप 5 आउट करने के बाद भी वो मैच हार गए, और वहां पर आपको कमी महसूस हुई एक स्पेशलिस्ट बॉलर की, क्योंकि 2 बैट्समैनों ने वहां पर आकर ओवर करवाए, शाइम अयूब और सलमान अली आगा ने, और उनको दोनों जब सेट बैटर सामने खड़े हुए थे तो वो तो पार्ट टाइमर को तो काम ही नहीं है स्पेशलिस्ट बैटर, स्पेशल बॉलर, सेट बॉलर बैट्समैन के सामने आके बॉल करना। वहां पर आपको चाहिए था स्पेशलिस्ट बॉलर, और जो स्पेशलिस्ट बॉलर्स आपकी टीम में शामिल हैं उनका भी अगर मैं आपके सामने हाल रखूं तो वो भी को बहुत काबिल तारीफ नहीं है। मोहम्मद नवाज को आप चौथे बॉलर के तौर पर टीम में लेकर गए थे, लेकिन मोहम्मद नवाज की भी जो ओडीआई में नंबर्स हैं, नंबर्स चाहिए ना आपको, डेटा, तो मैं देता हूं आपको डेटा। 38 मैचेस खेले हैं मोहम्मद नवाज ने, 48 खिलाड़ियों ने आउट किए हैं। इन 48 में से 16 विकेटें मोहम्मद नवाज ने हासिल की हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ। उनमें से भी पहली बार ऐसा हुआ था कि वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट वेस्ट इंडीज में खेल रहे थे, वरना बाकी दुबई में और पाकिस्तान में उनकी विकेटें थी। और दुबई के बारे में आप जानते हैं कि जो पहले 2 सीजन PSL के वहां पर खेले थे, वहां पर वो कामयाब रहे थे। उसके अलावा मोहम्मद नवाज की कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं है। मोहम्मद नवाज की अगर हम स्पिन विकेटों के ऊपर भी कारकर्दगी देखें तो हमें उनकी स्पिनिंग एबिलिटीज के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क नजर आते हैं। इंडिया और श्रीलंका जैसे ममालिक के अंदर भी उनकी जो बॉलिंग एवरेजेस हैं वो 80+ हैं। 89 की बॉलिंग एवरेज है मोहम्मद नवाज की इंडिया के अंदर 5 मैच खेलने के बाद। तो स्पिनर का अगर बॉल स्पिन ही नहीं होता, स्पिनर का बॉल अगर वो स्पिनिंग कंडीशन के अंदर जाकर भी स्विंग नहीं हो रहा, गो कि कल के मैच में उनके फिगर आपको बेहतर नजर आ रहे हैं, लेकिन मोहम्मद नवाज भी याद रखिएगा, आपको वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, इस टीम के अगेंस्ट वो आपको बेहतर बॉलर नजर आए हैं। सामने कोई भी वर्ल्ड क्लास टीम आएगी, ऑस्ट्रेलिया आएगी, साउथ अफ्रीका आएगी, इवन न्यूजीलैंड आएगी, तो मोहम्मद नवाज की बॉलिंग में आपको ये वाला वेनम नजर नहीं आएगा। अच्छा अहमद साहब, आपको क्या लगता है कि एज पैकेज हम हारे हैं या फिर स्पेसिफिकली हम बैटिंग से आ रहे हैं या बॉलिंग से आ रहे हैं? फील्डिंग हमारी काफी हद तक बेहतर हो चुकी है, फील्डिंग पे अब हम ब्लेम नहीं कर सकते। हम अब ये दो खाने हैं जिनको पुर करना बाकी है, बैटिंग से या फिर अब मिडिल ऑर्डर का मसला भी नहीं रहा। हम पहले कहते थे मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं करता, लेकिन हसन नवाज और हुसैन तलत ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमने पहले ओडीआई में देखा और इसमें भी उन्होंने अपनी हद तक काफी ज्यादा उन्होंने किया। हुसैन तलत देखें 31 रन और 36 रन की हसन नवाज ने इनिंग्स खेली है, और हसन नवाज की उन्हीं 2 छक्कों की बदौलत जो है वो DRS पे हम 181 पे चले गए, वरना तो हम कहीं 150 पे गिरते पड़ रहे थे। तो क्या लगता है एज पैकेज अब हम हार रहे हैं, किसी एक पे ब्लेम नहीं कर सकते? देखें, जो अच्छी टीमें होती हैं, जो वर्ल्ड क्लास टीमें होती हैं, वो मैचेस जीतने के बाद भी एनालाइज करती हैं और अपनी खामियों और गलतियों के ऊपर गौर करती हैं। आप परफेक्ट तो नहीं हो सकते, जाहिर है। आप अगर कोई भी सीरीज जीत जाएं या कोई भी ट्रॉफी जीत जाएं तो उसके अंदर भी जाहिर है कहीं ना कहीं लूप होल्स तो होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर वक्त जो है वो अपनी टीमों के ऊपर तनकीद करते रहें और हर वक्त जो है वो जीत के बाद भी आप एक अपने अंदर सेंस ऑफ अचीवमेंट ना हासिल करें, लेकिन वो अचीवमेंट लेने के बाद, वो मैच जीतने के बाद भी आप एनालाइज तो करें ना कि आपकी खामियां कहाँ कहाँ थी। उस एनालिसिस की बुनियाद पर आपको आगे बढ़ने में मदद मिलती है, क्योंकि जो अगला मैच आपने खेलना है वो कंडीशन मुख्तलिफ हैं, वो दिन अलग है। पहले मैच में बारिश नहीं हुई, दूसरे मैच में बारिश हो गई, लेकिन अगर वहां पर बारिश हो गई और आप अब इतना एडवांस जमाना तो आ गया ना कि आप पहले से ये प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर बारिश होने का इम्कान है, तो उसके मुताबिक टीम खिला लें। अब जाहिर है कि अगर बारिश हुई है तो मॉइस्चर आएगा, बॉल मॉइस्ट हो गई होगी। वहां पर जब मॉइस्ट बॉल मिलेगा आपको तो वहां तो रिवर्स स्विंग भी खत्म हो जाएगी। रिवर्स स्विंग नहीं होगी तो हसन अली कैसे ऑपरेट करेगा? हसन अली का तो पूरा जो कैरियर है वो तो है, जहां पर रिवर्स स्विंग है वहां से चलता है, जहां रिवर्स स्विंग ना हो वहां से नहीं चलता। तो कल यही हुआ है आपके साथ मैच में। और अगर आपको बॉल बनाना है रिवर्स स्विंग के लिए तो उसके लिए पूरी टीम के अंदर एक कल्चर डेवलप होता है। आपको एक तरफ रफ चाहिए, एक तरफ शाइन चाहिए। उसके लिए आपको पूरी टीम को ये कन्वे करना है, गैर जरूरी जो प्लेयर बॉल टच करते हैं वो भी नहीं होता है। तो एक तो आपके पास वक्त कम था इसके लिए, दूसरा ये है कि आपको शुरू में मॉइस्चर का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से आपके बॉलर इनइफेक्टिव हो गए। और ये सारे, मैं आज एक स्टेटमेंट देने लगा हूं, शाहीन आफरीदी समेत जो पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं,
ये सारे फास्ट बॉलर कंडीशनल बॉलर्स हैं। इनकी मर्जी की कंडीशंस आपको मिलेंगी तो ये आपको परफॉर्म करके देंगे, अगर नहीं मिलेंगी तो ये उस तरह के बॉलर नहीं है। अदरवाइज ये प्रिडिक्टेबल बॉलर अब बन चुके हैं, इनको आसान हो गया बहुत ज्यादा खेलना है, वो स्पिनर हो चाहे वो फास्ट बॉलर हो। प्लेयर बाय प्लेयर मजीद भी डिस्कशन करते हैं, मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, पाकिस्तान की हालिया परफॉर्मेंसेस के हवाले से। 1-1 से ओडीआई सीरीज बराबर होगी और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे शाहीन शाह अफरीदी और दीगर बॉलर्स के हवाले से कि हम किसको ब्लेम करें आखिर इस दूसरे ओडीआई में, या फिर हम T20 हारे, या फिर ओवरऑल अगर सिनेरियो में देखा जाए तो हमने ब्लेम किसको करना है, क्या माइक हेसन को करना है या फिर हमारे बॉलिंग डिपार्टमेंट या बैटिंग डिपार्टमेंट। बॉलिंग डिपार्टमेंट से मुझे सब याद आया, अगर शाहीन शाह अफरीदी की इसमें परफॉर्मेंस देखी जाए, दूसरे ओडीआई में शाहीन शाह अफरीदी को जब मौका मिला 6 ओवरों में 35 रन दिए और कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर है, प्रीमियम फास्ट बॉलर, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 65 वनडे में 131 विकेटें मुकम्मल कर ली हैं और इससे पहले 65 मैचेस में 128 विकेटें राशिद खान के पास थी। तो किस तरह से एनालाइज करेंगे? एक तरफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आप बना रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी टीम जो है वो मैच हार रही है और आपकी वजह से वो मैच हार रही है। आपकी परफॉर्मेंसेस की उस जगह पर ज़रूरत थी लेकिन आप परफॉर्म नहीं कर पाए, आप डिलीवर नहीं कर पाए, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे यहाँ कोचेस ये रट लगाते हैं कि डेवलपमेंट ज़रूरी है, जीतना ज़रूरी नहीं है, ये एक बहुत गलत बात है। आपकी कोई भी डेवलपमेंट, उसका अगर एंड प्रोडक्ट आपकी जीत नहीं है तो वो किसी काम की नहीं है। इसी तरह वो स्टैट्स जिससे आपकी टीम नहीं जीत रही, वो जस्ट एक पीस ऑफ पेपर हैं, उसके अलावा ये कुछ नहीं है। शाहीन अफरीदी, चले अच्छी बात है कि उन्हें रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन हम इसको किस तरह सेलिब्रेट करें जबकि शाहीन अफरीदी के और बाबर आजम के और इस तरह के प्लेयर्स के रिकॉर्ड रोजाना बनते जा रहे हैं, लेकिन टीम का जो है वो ज़बू हाली का सफर जारी है। और अब तो अभी कुछ देर पहले की अपडेट में अगर आपको दूं तो पाकिस्तान की टीम ओडीआई रैंकिंग में 4 से 5वें नंबर पर भी आ गई है। इसी तरह वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो एक दर्जे उनकी तरक्की हो गई, 10वें से 9वें नंबर पर आ गए हैं। तो ये वो रीज़न थी जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ इंसिस्ट कर रहा था कि हमने आपके साथ सीरीज़ खेलनी है। उन्हें भी इस बात का अंदाजा था कि हम पाकिस्तान को हरा सकते हैं, इतनी गई गुजरी हालत के अंदर भी। और फास्ट बॉलर्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं, इनकी अगर आप एवरेज स्पीड देखें तो वो इतनी डाउन है कि वेस्ट इंडीज़ के जो सेकंड ग्रेड क्रिकेटर्स हैं, और ये जो वेस्ट इंडीज़ की नेशनल टीम है, इसको मैं सेकंड ग्रेड क्रिकेटर्स कंसीडर इसलिए करूंगा कि इसमें वो प्लेयर तो है नहीं जो उनके प्रीमियम प्लेयर्स हैं। तो ये वो वाले बैट्समैन भी पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर हैं उनकी स्पीड को बहुत आराम से खेल रहे हैं, कोई मसला नहीं हो रहा उन्हें इसको खेलने में। अगर आप एवरेज स्पीड की बात करें तो एक बहुत अच्छा ग्राफिक उस दिन ईएन बिशप ने जो कमेंट्री करे थे मैच में, उन्होंने एक्सप्लेन किया शाहीन अफरीदी की जो एवरेज स्पीड है उसके हवाले से, कि शाहीन अफरीदी जब आए थे अपने कैरियर के आगाज़ में तो उनकी जो 140 प्लस डिलीवरीज की रेशो थी वो 2020 में हम देखते हैं कि 20% थी, 2021 में 35% थी। लेकिन उसके बाद के जो 4 साल है उनमें ग्रेजुअल डिक्लाइन, बल्कि हमें एक ओवरवेलमिंग डिक्लाइन नजर आता है कि 35% से वो फिर गिर कर सीधा 11% हो गई। और 2024 में जो उन्हें ओडीआई में बॉलिंग की है उसमें उनकी सिर्फ 4% डिलीवरी ऐसी थी कि जो 140 से ज्यादा थी। तो वो वाले बॉलर जिनको आपने ये कहकर निकाल दिया था कि आपकी स्पीड नहीं है, तो फिर अब शाहीन को आप टीम से ड्रॉप क्यों नहीं करते? मोहम्मद अब्बास को आपने टेस्ट टीम से यही कहकर ड्रॉप किया था ना कि आपकी पेस नहीं है टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली। उसने फर्स्ट क्लास में और काउंटीज में रिकॉर्ड्स के अंबार लगाए हुए हैं, तो उस बुनियाद पर अब शाहीन को आप टीम से ड्रॉप क्यों नहीं कर रहे? 2025 में गो कि उनकी थोड़ी सी बेहतरी हमें देखने में नजर आ रही है, लेकिन जो पिछले 3-4 सालों में फिजियोज ने इनके साथ किया है, जो फिटनेस रिजीम्स के नाम पर इन प्लेयर्स के साथ और फास्ट बॉलर्स के साथ हुआ है, उसका हिसाब कौन देगा? और ये कोई शाहीन अफरीदी नहीं है इस पूरे, आप उससे पहले अगर चला जितने भी फास्ट बॉलर हमारे पास आए हैं, नसीम शाह के साथ आपने क्या किया है, वसीम जूनियर के साथ आपने क्या किया है, एहसान उल्लाह के साथ आपने क्या किया है, एहसान उल्लाह की स्पीड का क्या बना? उसका जवाब किसी ने दिया आपको पीसीबी में से अभी तक आके? तो अनफॉर्चुनेटली जो प्लेयर घर से आता है, नसीम शाह की अगर आप बात करें तो उनका जो डेब्यू हुआ था टेस्ट क्रिकेट के अंदर श्रीलंका के खिलाफ, उनकी जो एवरेज स्पीड पहले ओवर में आई थी वो 148 थी। नसीम शाह जब घर से आया था, अब वो नसीम शाह 6-7 साल क्रिकेट खेलने के बाद उसकी एवरेज स्पीड 135 तक आ गई। अकरम ने भी कोट किया है कि आखिर क्या वजह है, एक पूरी टीम दे दी गई जिसमें आपने वही आप वाली बात, फिजियो थे, ट्रेनर थे, बॉलर्स थे, कोच थे, जब ये पूरा एक थिंक टैंक उसके साथ जुड़ गया फिर उनकी और तरह तरह के गैजेट्स लगे हुए हैं। एक शर्ट के नीचे गैजेट लगा हुआ है, यहाँ पर आपने स्मार्ट वॉच पहनी हुई है, वो आपको हर चीज बता रहा है, आपकी हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, और उसके अगेंस्ट आपको मशवरा देने वाले, आपको बताने वाले बेतहाशा आपके साथ लोग काम कर रहे हैं।
कोचेज अलग हैं, ट्रेनर्स अलग हैं, फिजियोज अलग हैं, मालशिया तक आपने अलग रखे हुए हैं, लेकिन आपके फास्ट बॉलर्स की एवरेज स्पीड नहीं आ रही। एवरेज स्पीड नहीं आएगी तो आपके यॉर्कर्स कहाँ आएंगे? यॉर्कर्स नहीं आएंगे तो फिर शाहीन आफरीदी 2023 के बाद से अब तक डेथ ओवर में सबसे ज्यादा रन कंसीड करने वाले बॉलर ही बनेंगे। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इन फास्ट बॉलर्स को या तो इन बेचारों को समझ नहीं आ रही बात, यॉर्कर से याद है या कोचेस जो बात बताते हैं उसके ऊपर ये अमल नहीं करते। ये फुटेज जो चल रही है अभी सामने, माइक हेसन ने ना तीनों चारों फास्ट बॉलर्स को बॉल थमाया और कहा कि आपने यॉर्कर्स करना है और विकेट को हिट करना है। तो 6-7 बॉल के बाद एक बॉलर का एक जो है ना वो लग रहा था विकेट को। यॉर्कर का इतना फुकदान है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलर्स में कि जोर लगता है। और जिस फास्ट बॉलर को यॉर्कर ना आता हो वो इंटरनेशनल क्रिकेट कैसे खेल सकता है? ये अनफॉर्चुनेटली ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जहां पर हम आ गए हैं। अब दूसरी बात, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट होता ही वो जिसके यॉर्कर पक्के हैं। आप बुमराह को क्यों कहते हैं डेथ ओवर स्पेशलिस्ट? क्योंकि वो कैसी एक्यूरेसी से यॉर्कर करता है, वहां पे बैटर जो है चाहे कोई भी सेट बैटर हो वो क्लूलेस नजर आता है। लेकिन यॉर्कर एक ऐसी डिलीवरी है कि उसमें आपको जिसे कहते हैं ना कि 19-20 का मार्जिन भी नहीं है, वो अगर आगे पीछे होगा तो फिर बाउंड्री है। लेकिन उसमें आपको एक्यूरेसी चाहिए, उसमें आपको जोर चाहिए, उसमें आपको स्पीड चाहिए, और वो वाला जोर जो प्रोड्यूस करना होता है यॉर्कर लगाने के लिए, कंसिस्टेंट यॉर्कर लगाने के लिए, वो अनफॉर्चुनेटली इन फास्ट बॉलर्स में हमें नजर नहीं आता। शाहीन का एक और प्रॉब्लम भी, काफी अरसे से हम इसको भी डिस्कस करते आ रहे हैं, शाहीन का जो इमोशनल जो प्रोग्रामिंग उसकी हुई है, जिस तरह से उसका टेम्परामेंट लूज होता है फौरन, वो भी बिल्कुल ना समझ में आने वाली बात है। अगर आपको विकेट नहीं मिल रही है तो ये तो मुमकिन है ना कि आप कंसिस्टेंटली एक लाइन के ऊपर रहकर रन ही रोक लें। ये तो मुमकिन है ना कि आप बैट्समैन को बांध कर रखें और दूसरे जो साथ आपके बॉलर बॉलिंग करवा रहा है वो चलो आके उस प्रेशर का फायदा उठा ले। जिस तरह से नसीम शाह के होते हुए हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी विकेट लिया करते थे, उसकी वजह यह थी कि नसीम शाह उन दोनों से ज्यादा स्किलफुल बॉलर थे। नसीम शाह को यह पता था कि अगर एक बैट्समैन को कंटेन किया हुआ है तो उसको कंटेन किए रखना कितना इंपॉर्टेंट है। शाहीन का अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि वो समझते हैं उनका बस नहीं चलता कि वो जाके हाथ से विकेट गिरा दे अगर उनको विकेट नहीं मिल रही है। और ये इसकी वजह मुझे यही समझ आती है कि उनको इस तरह के स्टैट्स रोजाना सुनाए जाते हैं कि तेरी तो इतने मैचों में इतनी विकेट हो गई हैं, इतने मैचों में इतनी विकेट हो गई हैं, पहले ओवर में तुम इतने आउट करने वाले बॉलर बन गए, उसके क्लिप्स काट के लगते हैं, उसके साथ वाह वाह होती है। तो मेरा ख्याल है कि इनकी जो प्रोग्रामिंग हुई है इन बॉलर्स की, मेंटली ग्रूमिंग जो इनकी हुई है, वो भी कोई बहुत अच्छे लोगों के हाथों में नहीं हुई है। और अभी इनमें से किसी ने इस बात का हिसाब नहीं दिया कि इन फास्ट बॉलर्स की जो फिजिकल कंडीशन इस वक्त है, इनको कौन लोग हैं जो सर्टिफिकेट जारी करते हैं कि भाई आपने फिटनेस अचीव कर ली है, जबकि आपके जो बॉलर्स का ये हाल है कि उनकी जो स्पीड पहले थी अनफिट होने से वो ही नहीं हासिल हो रही। तो किसने इनको कहा है कि ये मैच फिट हैं? किसने इनको कहा है कि इनको स्क्वाड में शामिल किया जाए? और अगर ये स्क्वाड में शामिल होते हैं अपने इस हाफ फिट कंडीशन के अंदर तो इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? किसी को सैक किया आज तक पीसीबी ने? जितने कोचेस पीसीबी ने रखे हैं, जितने मेंटोर्स पीसीबी ने रखे हैं, उनमें से किसी का कोई एहतसाब हुआ है? उनमें से किसी को अकाउंटेबिलिटी हुई है? और अगर फ्यूचर में बच्चे इस तरह से आते हैं जो रॉ टैलेंट लेकर अपना आते हैं पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है क्रिकेट की वो ये बताती है कि पाकिस्तान में लोग अपना रॉ टैलेंट लेकर आते हैं, और जब वो इन कोचेस के हाथों में, इन फिजियोस के हाथों में आते हैं तो उनकी ऐसी की तैसी होती है। तो कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? कब तक ये जो हमारी फैक्ट्री है जिसने प्लेयर्स को कब किसी को अकाउंटेबल ठहराया जाएगा? मैं सब बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद जब वापस तो जरा बॉलिंग डिपार्टमेंट को हमने डिस्कस कर लिया, जरा बैटिंग पर भी बात कर ली जाए कि साइम अयूब जो है वो पहले ओडीआई में 5 रन पर आउट होते हैं, दूसरे में 23 रन पर आउट होते हैं। जब तक एक अच्छा ओपनिंग स्टार्ट नहीं मिलता कोई भी टीम जो है वो एक अच्छा टोटल सेट करने में कामयाब नहीं हो सकती। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, और दूसरा ओडीआई मैच जो है वो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हार गया है। बॉलिंग पर बात हमने कर ली, अब थोड़ी सी बैटिंग पर बात कर ली जाए। एम सही साहब, साइम अयूब कंसिस्टेंसी उस तरह से हमें दिखाई नहीं दे रही। पहला ओडीआई 5 रन, और ये मेरे ख्याल साइम अयूब ने 2 सेंचुरीज भी स्कोर कर रखी हैं, और दूसरे में इन्होंने 23 रन। और अगेन बात हुई कि जब तक आपका ओपनिंग जो स्टैंड है ना वो अच्छा स्टार्ट नहीं देता, तब तक आप बड़े रन जो है वो स्कोर बोर्ड पर नहीं सजा सकते। ये मल्टीपल टाइम हमने इसका एक्सपीरियंस भी किया, और स्टार्ट अच्छा मिल जाए आगे गेम बन जाती है। तो क्या इशू नजर आ रहा है? आपको लगता है कि यहां पर भी तब्दीली की जरूरत है अब्दुल्ला शफीक या साइम अयूब में से? देखें, तब्दीली की जरूरत तो इस तरह से नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान का एक हमें फ्यूचर में बनता हुआ ओपनिंग प्लेयर नजर आ रहा है। पहले जो है वो अब्दुल्ला शफीक स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन साइम रन बना रहे थे, और अब जो है वो साइम थोड़ी सी इंजरी के बाद जब से आए हैं तो वो थोड़े से रस्टी भी नज़र आ रहे हैं हल्के से ओडीआई फॉर्मेट के हिसाब से। और कल जो कमी हमें नज़र आई वो ज़ाहिर है ये थी कि जो रोटेशन थी स्ट्राइक की बिटवीन द विकेट्स वो तकरीबन ना होने के बराबर थी। और पहले 10 ओवर्स में अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान के ओपनर ने सिर्फ 5 सिंगल्स ली पहले 10 ओवर्स में। जब आप इतनी ज़्यादा डॉट बॉल्स खेलेंगे, और जब साइम आउट हुए जिस बॉल पर, उससे पहले वो 8 बॉल जो है वो डॉट खेल चुके थे।
तो पाकिस्तान में हमें ये तो नज़र आता है कि पावर हिटिंग के कैंप्स लगाए जाते हैं, उसकी वीडियोस भी आती हैं, लंबे लंबे छक्के मारने की भी जो है उसकी तैयारियां करते हुए हमें प्लेयर्स दिखाई देते हैं। लेकिन ये हमें बेसिक्स के अंदर कहीं भी नज़र नहीं आता कि प्लेयर्स को स्ट्राइक रोटेशन भी सिखाई जा रही हो। और अगेन वही बात है कि आप जब तक 50 ओवर की क्रिकेट को 20 ओवर क्रिकेट समझकर खेलेंगे तो उस वक्त तक ये फार्मूला आप क्रैक कर नहीं पाएंगे। एक तो ये प्लेयर जो है वो 50 ओवर खेलते बहुत कम है, और जब ये इतने कम मैचेस खेलेंगे और साथ में इनकी जो डोमेस्टिक के अंदर अपेयर होने की रेशियो है वो भी बहुत ज़्यादा कम है, तो फिर मुझे नहीं समझ आ रही कि ये स्ट्राइक रोटेशन कैसे सीखेंगे। अब अगर साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक जैसे सीजन बैटर्स भी हमें यहाँ पर कमी का शिकार नजर आते हैं कि जब बहुत ज़्यादा डॉट बॉल वो खेलते हैं फिर दायरा प्रेशर बिल्ड होता है, और जिस किस्म की शॉट मारकर वो आउट हुए हैं उसके लिए पहले से उन्होंने तैयारी कर ली थी उनके कैप्टन ने, शाय होप ने, और उनको नजर आ रहा है कि मेरे लिए यहाँ पर फील्डर भी उन्हें तैनात कर दिया गया। लेकिन जाहिर है कि जब 7-8 डॉट बॉल खेलेंगे तो प्रेशर बिल्ड होगा, तो फिर उस प्रेशर के अंदर वो शॉट खेलेंगे और वो एज लग गया और एक कैनी किस्म की फील्डिंग पोजीशन जो शाय होप ने ली थी वहां पर वो कैच आउट होकर वापस चले गए। तो पाकिस्तान को एक अच्छा आगाज वो उस तरह से फराहम करने में नाकाम नहीं हुए, लेकिन जो बारी उन्होंने ली है, जो शॉट्स उन्होंने लगाई हैं, जो ओकेजनल बाउंड्रीज लगी हैं, उसमें वो भी कंफर्टेबल नजर आए और अब्दुल्ला शफीक भी कंफर्टेबल नजर आए। तो अनफॉर्चुनेटली जो बाउंड्रीज के दौरान कनेक्ट करना होता है स्ट्राइक रोटेशन सिंगल्स और डबल्स के साथ, उसकी हमें बहुत कमी नजर आ रही है इस पेयर के अंदर। और ये आपको पता है ना, सीरीज ने दोनों मैचेस में साइम को आउट किया और एक ही टेक्निक यूज करके, और 2 विकेट्स मेडन ओवर किया है जिसमें आजम को भी बोल्ड किया है। कल के शो में जरा बाबर आजम पर डिटेल डिस्कशन करेंगे कि बाबर आजम को एक बार उसके पास एक सुनहरी मौका है बाबर के पास, अगर यहाँ परफॉर्म करता है देन ट्राई नेशन के लिए वो क्वालिफाई करता है, ट्राई नेशन में परफॉर्म करता है तो वो एशिया कप के लिए क्वालिफाई करेगा। तो एक खासा मुश्किल सिनेरियो बाबर आजम के लिए क्रिएट कर दिया गया है, लेकिन बाबर आजम कैन डू दिस। उसने मल्टीपल टाइम परफॉर्म किया है, अपने आप को साबित किया है। इस पर कल के शो में बात करेंगे। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।